एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। चूँकि हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहला वे है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको पहला तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा है इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको अब डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? तो इसके लिए होता है कि इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है किसी भी फॉरेन कंट्री में। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो जल्दी समझेंगे। इसको है जो कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे इंडिया में मान लिया जाए कि यूएसए के कोई इन्वेस्टर है जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा जो परमिशन लेना होगा सेबी से। सेबी उसको फिर परमिशन देगा, चाहे आप चाहे कहीं भी देश के स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है, आप उसके वहाँ से परमिशन लेते हैं, जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं और तब जाके फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एफडीआई और एफपीआई में अंतर है। एफडीआई हम देख चुके हैं कि वह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जबकि एफपीआई जो है ना, एक तरह के आप इसको घुमंतु लाभार्थी कह सकते हैं, जो जहां देखा लाभ वहीं पे जाके चिपक गया, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि आज देख रहा है कि अभी इंडिया में इंटरेस्ट रेट सही चल रहा है, तो देख रहा है कि इंडिया के अभी इकोनॉमी बूम कर रहा है, तो वहां जाके इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसको पता चला कि इंडिया से भी आगे कोई मॉरिशस है जो इससे भी ज़्यादा फायदा दे रहा है, तो फिर यहाँ से अपना पैसा निकाला और फिर मॉरिशस में जाके इन्वेस्ट कर दिया। तो एफपीआई वाला के एक टर्म एंड कंडीशन होता है कि हम तो आपके देश में इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है कि हम जब चाहे आए और जब चाहे जाए, आप हमको रोक नहीं सकते हैं। और जो हम पैसा देते हैं, आप इससे भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जॉब क्रिएशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट के कहता है एफपीआई वाले। तो यह है जो एक तरह के समझिए तो यह एक घुमंतु लाभार्थी है कि जहाँ फायदा दिखेगा वहीं इन्वेस्ट करेगा। आज इंडिया में है, कल चाइना में है, परसों जापान में है, जहाँ जहाँ फायदा दिखा वहाँ वहाँ चलते रहे। तो ये होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये अपना आए, फायदा कमाए, फायदा हुआ तो अपना वहाँ से निकल लिए। तो आप किसी भी कंपनी में कितना तक के शेयर खरीद सकते हैं? तो इसके लिए सेबी ने रूल बनाया है कि आप कंपनी में कितना तक के शेयर खरीद सकते हैं। तो कोई भी एफपीआई जो है ना, वो 10% तक के शेयर किसी भी कंपनी में खरीद सकता है। 10% तक के, 10% तक के वो अब कोई भी कंपनी शेयर खरीद सकता है, इंडियन कंपनी के शेयर। 10% से ज़्यादा नहीं। तो सेबी क्या काम करता है कि 9.99% तक को खरीदने देता है, और 10% से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10% से अगर आप ज़्यादा खरीद लेंगे तो फिर आप कंपनी में दखल अंदाजी करेंगे, उसके काम में आप बाधा डालेंगे, या कहेंगे कि जब हम भी शेयर लिए हुए हैं तो हमको भी डिसीजन मेकिंग में हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। तो ये सब के लेके सेबी है जो फॉरेन को उंगली करने से मना करता है कि आप न 10% से ज़्यादा किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते। यदि मान लिया जाए कि आप किसी को पता नहीं शेयर खरीदे जा रहा है, शेयर खरीदे जा रहा है, शेयर खरीदे जा रहा है, और वह 10% को एक्सीड कर गया, है ना, वह 10% से ज़्यादा एक्सीड कर गया, तो क्या होगा? हाँ, तो इसके लिए सेबी ने प्रोविज़न बनाया, कहा कि यदि आप है जो 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए हैं, यदि आप एफपीआई हैं, यदि 10% से ज़्यादा किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए हैं, तो विदिन 5 डेज आपको शेयर बेच लेना है और पुनः 10% पर अपना शेयर ले आना है। अगर मान लिया जाए जो कोई जानबूझ के खरीदना चाह रहा है कि हम उसमें मालिकाना हक पा जाए, इक्विटी शेयर पा जाए, तो क्या होगा? तो फिर इसका भी नियम है।
तो सेबी कहता है कि यदि आप 10% से ज़्यादा खरीद लिए हैं, है ना, यदि आप 10% से ज़्यादा खरीद लिए हैं तो आपको अब हम एफपीआई ना मान करके एफडीआई मानेंगे। क्योंकि आप है जो कंपनी में इक्विटी शेयर चाहते हैं और आप इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फिर आप हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए और अब आपका नियम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का रूल अब आप पर लागू होगा और हम अब आपको एफपीआई नहीं मानेंगे, अब आप एफडीआई हैं, है ना। तो इस तरह से एफपीआई को सेबी कंट्रोल करता है। यदि उसके आप कंट्रोल से बाहर होते हैं तो फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आप का रूल आप पे लागू होगा। अच्छा, कोई भी कंपनी जो है, ये देखते हैं कि 26% शेयर, एक होता है 100% शेयर, एक होता है 51% शेयर, एक 26% शेयर, है ना। इस तरह से कंपनी शेयर बेचता है। तो 100% यदि आप शेयर खरीद लिए तो मतलब है कि आप उसका प्योर मालिक है, फाउंडर है। 51% में हो गया तो इसमें आपको मालिकाना हक मिल गया। और 26% का मतलब हो गया कि आप कंपनी के कोई भी डिसीजन है, यदि आप 26% शेयर के होल्डर हैं तो मतलब हो गया कि कंपनी के कोई भी डिसीजन है, कोई भी परिवर्तन आप कंपनी में करना चाहते हैं तो आपको इनको भी इंक्लूड करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक लोकसभा में बिल कोई पास होता है तो एक होता है मेजोरिटी जो हाफ होता है, वो होता है सिंपल मेजोरिटी जो 2/3 होता है। जब तक सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलता है तब तक कोई बिल पास नहीं होता है। तो सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही होता है कि ये लोग आपस में है जो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं, कोई भी कंपनी को डिसीजन चेंज करना है या कुछ भी करना है तो ये लोग आपस में एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं और आपस में सब डिसीजन लेते हैं कि क्या चेंज करना है। तो उसमें ये तो आएंगे ही, 100% शेयर वाला तो आएंगे ही, 91% वाला शेयर भी आएंगे, 26% वाला भी शेयर को इसमें भागीदारी किया जाएगा और डिसीजन लिया जाएगा। यदि मान लिया जाए कि ये दोनों राजी हो गए, राजी नहीं हुए, तो मतलब हुआ कि इसका सिंपल मेजोरिटी डिसीजन अचीव नहीं कर पाया तो वह डिसीजन अप्लीकेबल नहीं होगा। आप कंपनी में किसी भी तरह के चेंज नहीं कर सकते हैं यदि आपने 26% शेयर खरीद लिया है तो, कम से कम। अब जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जब एयर इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेच रहा था तो 26% अपने पास रख रहा था और 76% शेयर बेच रहा था, तो कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 26% एक ऐसा मैजिकल नंबर है, एक ऐसा परसेंटेज है जो आप तो मालिकाना हक पा जाएंगे लेकिन आप कोई डिसीजन आपके बिना कंपनी कुछ नहीं ले सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही चाहती थी, ठीक है आप मालिकाना हक पा लीजिए लेकिन कोई भी डिसीजन होगा वो हमको बगैर आप नहीं ले सकते हैं, तो कोई उसको खरीदने ही नहीं गया। अंत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100% करना पड़ा, तब जा करके टाटा ने उसको ऑक्युपाई कर लिया। तो 26% एक ऐसा मैजिकल नंबर है जो आप कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और आपके बिना कंपनी के कोई भी पॉलिसी रेगुलेशन या कोई भी उसमें मूल चूल परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। तो 26% एक ऐसा नंबर है। तो ये इस तरह से एफपीआई देश में इन्वेस्टमेंट करता है या एक शॉर्ट टर्म है ना। और इसके लिए सेबी ने कुछ टर्म एंड कंडीशन भी लाया है कि यदि आप एनआरआई हैं तो आप कितने % लेंगे, यदि आप फॉरेन हैं तो कितने लेंगे, है ना। तो यदि आप एनआरआई हैं तो कम से कम आप 5% शेयर खरीद सकते हैं किसी भी कंपनी में, है ना, और इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं। और टोटल एनआरआई माने एक एनआरआई कम से कम 5%, और टोटल एनआरआई माने टोटल एक कंपनी में टोटल कितना एनआरआई शेयर होल्ड कर सकते हैं तो 24%, 26% नहीं 24%। एक एनआरआई 5% और टोटल एनआरआई 24% इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो जान ही चुके हैं कि 51% पर ओनरशिप मिल जाता है, 26% पर भी ओनरशिप मिलता है। सिंपल मेजोरिटी तो हम बता ही चुके हैं 3/4 होता है सिंपल मेजोरिटी
के लिए 3/, सिंपल मेजोरिटी के लिए 2/3 और स्पेशल मेजोरिटी के लिए 3/4 होता है। 3/4 वोटिंग होता है, 2/3 नहीं, 3/4 होता है। राइट, मिस्टेक हो गया है। और NRI 24% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकते हैं कोई भी इंडियन कंपनी में। तो ये FPI हुआ। थैंक यू।